नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ब्याज दरों के बढ़ने से दोस्तों बाज़ारों में बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं 2020 के बाद की, तो उसके बाद से ग्लोबल मार्केट में जो सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट अगर बात करूं मैं, तो इसी प्रकार जो है इस जो पिछला हफ्ता हमारा गुजरा है उसमें हमें ग्लोबली मार्केट में बहुत ज़्यादा 2020 कोविड के बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ डिटेल से जानेंगे कि ब्याज दरों के कारण कुछ इम्पैक्ट, क्या उनका इन्फ्लेशन हो सकता है या फिर क्या उनकी ग्रोथ हो सकती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में बात और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मार्च 2020 के महामारी के दौरान आई हुई मंदी के बाद से ग्लोबल मार्केट में शुक्रवार को सबसे तेज साप्ताहिक गिरावट सत्र के समाप्त होने के साथ खत्म हुई। निवेशकों को इस बात की चिंता रही थी कि मुद्रास्फीति से लड़ने वाले केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई जा रही सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंच सकता है। बाजार में महंगाई का आलम यह है कि साल 1994 के बाद से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 15 वर्षों में पहली बार स्विस बैंक द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है, जबकि दिसंबर के बाद से ही ब्रिटिश रेट्स में 5वीं बार वृद्धि देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर इन बड़े बैंकों द्वारा उठाए गए कदम ने सभी बाजारों में हलचल मचा दी है। देखिए, 1994 के बाद से अमेरिकी फेड रिजर्व की दरों की मैं बात करूं तो 15 वर्षों में सबसे अधिक जो है देखा जाए तो इस समय रेट हाइक्स हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो 15 वर्षों में पहली बार जो स्विस बैंकें हैं उन्होंने इस तरह का कदम भी उठाया हुआ है। और जबकि दिसंबर के बाद से ही ब्रिटिश रेट्स में 5वीं बार वृद्धि, यानी कि ब्रिटिश रेट्स मतलब कि ब्रिटिश इकोनॉमी ने अपने जो इन्फ्लेशन है, ब्याज दरें हैं, उनको बढ़ाया है 5वीं बार। तो इस आप नेगेटिविटी इसमें हमें बहुत बाज़ारों में देखने को मिल रही है। एक हफ्ते में बैंक ऑफ जापान एकमात्र ऐसा आउटलेयर रहा कि जहां दुनिया भर में पैसे की कीमतें बढ़ीं। ये शुक्रवार को 10 साल के यील्ड को शून्य के करीब रखने की अपनी रणनीति पर कायम रहा। यानी कि देखिए, जापानी बाजार में कितना भी चाहे गिरावट हो जाए, चाहे कुछ भी सेंटीमेंट बन जाए, लेकिन उनकी जो एक मॉनेटरी पॉलिसी है उनके तहत उन्होंने जो दोस्तों 10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने यील्ड जो उनकी बॉन्ड यील्ड की जो एक दर है उन्होंने उसे शून्य पर ही रखकर अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने की काफ़ी कोशिश करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। शुरुआत में हुए तेज नुकसान के बाद दोस्तों अगर बात करें तो शुक्रवार का सत्र समाप्त होने से समय ग्लोबल मार्केट में कुछ हद तक राहत देखने को तो मिली ही थी और केवल 0.12% की गिरावट आई। वहीं साप्ताहिक आधार पर अगर हम बात करें तो 5.8% की गिरावट हमें नज़र आती हुई दिख रही है, जो कि मार्च 2020 के बाद एक सप्ताह में आई हुई सबसे तेज गिरावट रही। वॉल स्ट्रीट के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.13% गिरा। S&P की बात करूं 500 तो ये 0.22% फिसला। वहीं नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 1.43% से बड़ा देखने को मिली, जबकि कारोबारी हफ्ते के लिए S&P 500 में 5.8% की गिरावट रही, जो कि 2020 के तीसरे हफ्ते में की अगर बात करूं तो उसमें इसकी सबसे बड़ी तेज गिरावट मानी जाती है साप्ताहिक में। मतलब 2020 के बाद से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो इस जो हफ्ता बीत चुका है उसमें सबसे अधिक गिरावट हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है। महंगाई युद्ध, देखिए महंगाई अपने चरम पर है। उसके बाद जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है और चीन में जो लॉकडाउन ने ग्लोबल रिकवरी को पटरी से उतार दिया था, और या फिर मान सकते हैं आप उतार दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने दोस्तों, जो बैंक ऑफ अमेरिका के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने दोस्तों ग्राहकों को एक नोट मतलब एक उन्होंने एक संदेश पेश में कहा और अपने डिटेल्स को साझा किया। उन्हें अगले साल तक दोस्तों देश में मंदी की 40% संभावना नज़र आती है, यानी कि 40% तक अमेरिकन मार्केट हमें गिरावट से नज़र आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, उसका कई कारण है, जैसे कि फेड दरें बढ़ना। हमें लगता है कि जीडीपी की ग्रोथ लगभग शून्य पर आ सकती है, यानी कि फेड रेट अगर लगातार बढ़ती रहेंगी तो फिर जो जीडीपी की ग्रोथ उनकी है वो शून्य पर ही रह सकती है। मुद्रास्फीति की बात करूं तो लगभग 30% पर टिक सकती है। और फेड की दरों की अगर हम बात करें तो 4% से अधिक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर इस तरह से सिनेरियो रहा तो अमेरिकन मार्केट्स में दोस्तों और भी पैनिक, यानी कि और भी पैनिकनेस हमें देखने को मिल सकती है।
और जिसकी वजह से देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक उसके साथ हम भी उसके साथ ही हम भी उनका एक हिस्सा ही माने जाते हैं। और देखिए हर बाज़ार एक दूसरे से डिपेंड होता है। तो यदि अगर ग्लोबल मार्केट की स्थिति बहुत सामान्य नहीं होती है तो हमें थोड़ी सी बहुत तो दिक्कत का सामना आने वाले समय में अपने बाज़ारों में भी देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अगर बात करूँ दोस्तों, डॉलर अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल अगर कुछ निचले स्तर पर यानी क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है तो डॉलर में भी हमें कमी नज़र आएगी। और अगर डॉलर गिरती है थोड़ी बहुत और क्रूड ऑयल अगर लगातार लोअर लो अगर एक सेंटीमेंट बनाना शुरू कर देता है तो देखिए क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा दिन तक ज़्यादा रेट पर वो नहीं रह सकता है। और अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल दोस्तों, जब जब क्रूड ऑयल चाहे युद्ध हो चाहे न हो या कुछ भी बात इशू आता है, यदि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो हमारा बाज़ार में अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलती ही मिलती है। और एक नोटिस की बात मैं आपको बताऊं, यदि युद्ध थम जाता है तो क्रूड ऑयल के रेट सामान्य होने लगेंगे। तो उस केस में क्या होगा, यदि ग्लोबली मार्केट में भी हमें गिरावट नज़र आती है, लेकिन तो उस केस में ये होगा कि हमारा बाज़ार रिकवरी की फेज़ में शुरू कर देगा, मतलब रिकवर होना शुरू कर देगा। यानी कि आप क्रूड ऑयल का जो रेट है ना, उसके ऊपर आप खासा नज़र बना के रखिए, क्रूड ऑयल और डॉलर के ऊपर, बस दो। ज़्यादा कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि डॉ जोन्स के पूरी चार्ट पैटर्न्स को देखें, इसको समझें उसको समझें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिटेल से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको हमेशा हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।